हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ। भाई मेरे, मैं उससे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पिछले वाले क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे वह टॉपिक का नाम था शांत और अशांत, जिसे हम लोग अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक और पार्ट हम लोगों ने देखा था, उसी चैप्टर का पार्ट था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रैकरिंग। रैकरिंग पर आधारित हमने कुछ सवाल को देखा था और काफ़ी अच्छे वे में एक अच्छा बेस दिया था, और उस बेस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम था जो मैंने मतलब आपके बुक से सॉल्व भी कराया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप भली भांति सारी बातों को मेरे जानते होंगे और समझते भी होंगे। तो आइए, आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस पार्ट को पढ़ने वाले हैं, वह पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वह पार्ट आपके लिए जो है एग्जाम की दृष्टि से भी उसमें उससे पार्ट से आने के नंबर चांसेस बने रहते हैं। वहाँ से क्वेश्चन जो है राइज होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठने के ज़्यादा संभावना बने रहते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज उस नए पार्ट को आपको दिखाऊं और नए चेहरा को आपके सामने लाऊं, काफ़ी अच्छे वे में, एक आप ही के लैंग्वेज में, आप ही के भाषा में, एक सरल तरीके से आपको समझाऊं, जहां पर आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए, आप पूरी तरह से फिट हो जाइए, तैयार हो जाइए, एनर्जी फुल हो जाइए। किसी तरह का कोई माइंड में बोझ हो, टेंशन हो, फिक्र हो, तनाव हो, तो सारे को छोड़ दिए, बस एक को पकड़ लिए कि आज मेरे हर हाल में जिस नए चैप्टर को मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसे सीखना। बस सीखने वाली बात अगर अंदर में आ जाएगी तो फिर सारा संसार आपका होगा, सारी बात लोग आपकी मानेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को माने होंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये सारे काम को कर दें, ताकि मैं एक अच्छे वे में एक अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। चलिए भाई मेरे, अब बिना इधर उधर की बातें करते हुए हम अपने मतलब पॉइंट पर फोकस डालते हैं। अपने एक जो है नया जो बेस है वो बेस पर आते हैं, नया जो लेसन है। ठीक है, तो चलिए इसे अब हटाया जाए और उस लेसन को सबसे पहला हेडिंग पॉइंट बनाया जाए। और जिस पॉइंट का नाम है मेरे भाई द्विघात समीकरण, जिस पॉइंट का नाम है क्या मेरे भाई, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण होता ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से आते हैं। ठीक है, चलिए, द्विघात समीकरण जो एक चैप्टर को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये द्विघात समीकरण है क्या, इसमें कौन कौन सी पॉइंट की जरूरत होती है, यदि कोई सवाल द्विघात समीकरण पर है तो उसको बनाने का तरीका क्या है, इसके आंसर तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए क्या नियम है, वो सारी चीज पर मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले आपको मैं एक बार फिर से वार्निंग देना चाहता हूं, फिर से एक बार मेरे प्यारे छोटे भाई एवं बहनों को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि यदि आप फिट ना है तो अच्छे से फिट हो जाइए। यदि आप टेंशन में है तो टेंशन फ्री हो जाइए, बशर्ते इसको आप टेंशन में लीजिए कि मुझे इस चीज को सीखना है, द्विघात समीकरण का पूरा इंट्रोड्यूस जानना है, ये चीज है क्या, और ऐसा सीखना है कि जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहे, जिंदगी में दोबारा द्विघात समीकरण हमें ज्यादा टेंशन नहीं दे और ज्यादा इससे प्रॉब्लम मेरे सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे, द्विघात समीकरण जो कह रहे हैं, इस चैप्टर का चर्चा मैंने और भी किया था, तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं मेरे भाई। यहां पर क्या बोल रहा है मेरे भाई, द्विघात बोल रहा है। ठीक है, और ये बोल रहा है घात बोल रहा है। तो द्विघात मतलब कोई भी फंक्शन रहेगा उसका मैक्सिमम जो चर राशि पर जो घात रहेगा मेरे भाई वो द्विघात रहेगा, तो उसको यहां तक डिफिनेशन बना कि वह कहला गया द्विघात, वह कहला गया द्विघात। लेकिन समीकरण आपको समझना है कि समीकरण होता क्या है। तो याद रहे कि समीकरण का मतलब कि कोई भी चर राशि के पावर रहा और भी कोई डिजिट या कुछ भी रहा इज इक्वल टू 0 रहा, तो ये पूरा पार्ट जो कहला गया वो समीकरण कहला गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या बोला कि द्विघात का मतलब दो, घात का मतलब पावर, जिसका पावर चर राशि का 2 हो उसे हम लोग द्विघात के नाम से जानते हैं। लेकिन समीकरण बोल दिया जाए तो वहां पर समीकरण के लिए क्या रूल कहता है कि इज इक्वल टू 0 होना शर्त है। यानी कोई भी अगर मतलब क्या कहते हैं टर्म है, त्रिघात है, द्विघात है, तो वहां पर यदि इज इक्वल टू 0 है तभी वह द्विघात समीकरण कहलाएगा, तभी वह द्विघात जो है मतलब द्विघात समीकरण कहलाएगा, त्रिघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन यदि इक्वल बराबर 0 नहीं हो, एज एग्जांपल के तौर पर मेरे भाई x² + 1 जो है सिर्फ रहे, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। द्विघात क्या होगा, बहुपद होगा, क्योंकि बहुपद का टर्म कहता है द्विघात क्या होगा मेरे भाई, द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि बहुपद का टर्म कहता है इज इक्वल टू 0 को फॉलो नहीं करता। लेकिन द्विघात समीकरण का टर्म कहता है कि कोई भी फंक्शन दे रखा है, चाहे वो चर हो या अचर के
रूप में चर और अचर दोनों का मेल हो, दोनों मिला फंक्शन हो और इज इक्वल टू 0 हो तो वो कहलाता है मेरे भाई द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन इज इक्वल टू 0 ना हो तो वो कहलाता है द्विघात बहुपद कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि यह पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पर किसी तरह का द्विघात समीकरण समझने में यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। तो मुझे आप जवाब दें कि यस सर, मैं ये वर्ड को, मैं ये पूरी तरह से इस परिभाषा को समझ गया कि ये क्या कहना चाहता है। चलिए, यदि आप इतना समझ गए हैं तो कुछ और चीज समझ जाइए जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बनाने में काफी मदद करेगा। काफी मैथ में आपको जानकारी होना उसका जरूरी है। चलिए मेरे भाई, ये जब चीज आप समझ गए हैं तो याद रहे जिस तरह से द्विघात बहुपद के लिए सभी के लिए एक फंक्शन होता है, एक नियम होता है, एक संकेत होता है, उसी तरह से क्या होता है कि द्विघात समीकरण के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है, और उस सूत्र का नाम है मेरे भाई कि ax² होता है मेरे भाई, अब bx होता है प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला है कि द्विघात समीकरण के लिए ये क्या होता है? सूत्र होता है। द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सिंपल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ये द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन द्विघात बहुपद के लिए सिंपल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? तो ax² होता है मेरे भाई और प्लस bx और प्लस c होता है। ये जो कहला गया ये द्विघात बहुपद कहला गया। क्या कहला गया? द्विघात बहुपद में रखा जाएगा इसको। ठीक है, अब आप, मुझे उम्मीद है कि यहां से आप पकड़ लोगे कि कौन द्विघात बहुपद होगा, कौन द्विघात समीकरण। बहुपद वाले टर्म में, बहुपद वाले टर्म में, पोलिनोमियल वाले टर्म में इज इक्वल टू 0 कभी ना होगा, और यहां पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा। और जहां ये दोनों के लिए फॉलो करेगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a बराबर 0 को कभी ना होगा, तभी ये शर्त का नियम को समझा जा सकता है काफी आसानी वे में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यदि आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि मतलब दे दिए का पहला सवाल आपसे दे दे कि द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, आंसर में दे दे ax² प्लस bx प्लस बराबर प्लस 1 बराबर 0 दे दे, या हम कह सकते हैं ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0, कुछ भी हो सकता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे दे। तो यानी हम इस चीज को जान गए तो हम जो है ऑप्शनल जो मतलब टिक को जब हम लगाएंगे वहां पर, तो मेरा लगाने का तरीका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा। लेकिन द्विघात बहुपद के लिए सूत्र था ax² प्लस bx प्लस c होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहां तक मामला को आपको समझ में आ गया होगा। यानी इस चैप्टर को जब पहला पड़ाव हम लोग पार कर चुके हैं, इसकी पूरी तरह से हाईलाइट को, इसकी हेडिंग पॉइंट को हमने देख लिया। अब इस हेडिंग पॉइंट से क्या क्या चीज बाहर निकलता है उस चीज को जाने। ठीक है, अब उस चीज को जानते हैं तो क्या समझ, जैसे कोई अगर फिल्म बनता है मेरे भाई, तो फिल्म का एक सबसे पहला हेडिंग पॉइंट होता है, और उसी हेडिंग पॉइंट पर पूरी कहानी सीमित होती है। और उसमें हम लोग देखते हैं कि कभी कुछ घटना होता है, कभी कुछ होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो वो सब चीज परेशानियां और मतलब उलझन देखने को मिलता है। उसी तरह से जब द्विघात समीकरण टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारा शर्त होता है, बहुत सारा शर्त से बचना होता है और बहुत सारे शर्तों को समझना होता है। इसी चीज को मैं आगे की ओर बताने वाला हूं। याद रहे कि जब इतनी पार्ट को आप समझ गए तो इसे आप आसानी वे में राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि फिर मैं आगे इसी पर आधारित कुछ बताने वाला हूं। चलिए, अब उम्मीद है कि आपने मेरी बात को मानते होंगे, समझते होंगे। अब यहाँ पर क्या देखिए कि इसी द्विघात समीकरण में एक नया नाम आपको मिलेगा, जिस नाम का जो आपने देखा होगा, जिसका हम लोग कहते हैं विवेचक कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग विवेक्तर के नाम से जानते हैं, विवेक्तर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग विवेक्तर के नाम से भी जानते हैं। और जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंने क्या बोला कि द्विघात समीकरण जब आप पढ़ रहे हो तो वहां पर एक विवेचक होगा, विवेक्तर होगा, और उसके बाद जो है जिसको हम लोग जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है क्या, और वहां पर विवेचक को जो है ABCD के कैपिटल D से सूचित किया जाता है। विवेचक को ABCD के किसके कैपिटल D से सूचित किया जाता है। बात समझ में आया? ABCD के कैपिटल D से सूचित किया जाता है। तो ये विवेचक का रोल क्या होता है? द्विघात समीकरण जैसे ax² हो गया मेरे भाई और प्लस bx हो गया प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहां पर क्या क्वेश्चन आगे चल के मिलेगा कि बताएं कि मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल कैसा होगा, ये मूल होता क्या है, या किसी वस्तु को खरीदने जाते वो मूल की बात कर रहा है, या आपको मतलब ये मतलब अलजेब्रिक फंक्शन की मूल की बात कर, यही चीज को आपको समझना है। तो भाई मेरे, जब विवेचक को हम लोग जानते हैं कि ABCD के कैपिटल D से सूचित करता है, क्योंकि आप जान लो कि इसके लिए कैपिटल D क्या होता है, उसके लिए
हम पहले समझते हैं। तो याद रहे कि कैपिटल डी के लिए द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। कैपिटल डी के लिए मतलब द्विघात समीकरण में कैपिटल डी जिसे विवेक्तकर के नाम से जानते हैं, विवेचक के नाम से जानते हैं, ठीक है। मुझे वो वाला बोलने में थोड़ा सा मैं लड़खड़ा रहा हूं। और यहाँ पर विवेचक जिसको हम लोग d बराबर b² - 4ac के नाम से जानते हैं, इसी का रोल है, इसी की भूमिका है। यदि इस पार्ट को आप समझ जाते हैं तो समझिए कि द्विघात समीकरण में मूल निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, मूल की प्राकृतिक बताना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आइए समझते क्या है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये सबसे पहले रूल ये कहता है कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहे तो आपसे क्वेश्चन कह देगा मेरे भाई कि इसकी मूल की प्राकृतिक बताएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डी और मूल की प्राकृतिक में विवेचक का बड़ा रोल है। यदि विवेचक को आप समझोगे तभी मूल की प्राकृतिक बता पाओगे, और जब मूल की प्राकृतिक बता पाओगे तो इसी वहां पर उसके मूल को बताना आसान होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे। याद रहे यहां पर आप नोट में एक चीज पॉइंट को आप लिख लिए, नोट में वहां पर लिख लिए कि यदि डी बराबर मेरे भाई 0 होगा, यदि मान लिया जाए डी बराबर 0 होगा, यानी डी का वैल्यू यहां पर पुट करने पर 0 आ जाएगा, तो वहां पर क्या होगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि ये चीज क्या है, ये चीज कहां से चुराया गया, इस चीज को भी मैं आपसे रूबरू करा देता हूं, इस चीज को भी मैं आपके सामने करा देता हूं। भाई मेरे मैंने बोला था x² + bx और प्लस c बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो x² के कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, ठीक है ना, और x के कोफिशिएंट को हम b कहते हैं, और बाकी जो बच रहा है उसको c कहते हैं, और वही चीज को यहाँ पुट कर दिया जाता है। बात समझ में आए, इसका फॉर्मूला सूत्र सिद्ध होता है। तो लेकिन आप फौरी तौर पर आप ये समझ लो कि यहाँ पर x² का मतलब x² कोफिशिएंट को a कहेंगे और x के कोफिशिएंट को b कहेंगे, और बाकी जो बच जाए उसे अचर पद जिसे c के नाम से जानते हैं, जो आगे चल के इसका आपको यूज है, इसका आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसमें विवेचक का क्या रोल होता है, मूल की प्रकृति को हम कैसे समझते हैं, ये आप मेरे साथ बने रहें। और यदि फिर से मैं कह रहा हूं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज ये सारे काम को कर दें ताकि मैं अच्छे वे में आपको एक अच्छा कंटेंट दूं, ठीक है। तो चलिए यदि d बराबर 0 हो तो यहां पर क्या होगा कि दोनों मूल जो है इस कंडीशन में, दोनों मूल जो होगा मेरे भाई वास्तविक होगा, दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, दोनों मूल वास्तविक होगा। और साथ ही साथ एवं क्या होगा, जब वास्तविक होगा एवं बराबर होंगे, एवं जो है मूल बराबर होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रहे मैं क्या कहने जा रहा हूं कि याद है कि यदि d बराबर 0 आ जाए, यानी d का मान 0 आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में, अकॉर्डिंग टू इस सिचुएशन को निकालने के बाद, तो d बराबर 0 आ जाए तो दोनों मूल वास्तविक होगा और बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि d > 0, तो यहां पर जो धनात्मक के नाम से जानते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों मूल जो है d वास्तविक होंगे और असमान होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, दोनों मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं जो है असमान होंगे, असमान होंगे, ठीक है, असमान। यदि d < 0 ऋणात्मक के रूप में आ जाए तो यहां पर हो गया कि ये काल्पनिक हो गया, दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, दोनों मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे, ठीक है। इतनी बात को आप समझ लीजिए, यही मेन पॉइंट है इस टॉपिक का। यदि इस टॉपिक के मेन पॉइंट को समझ जाते हैं तो उस कंडीशन में इसे समझना काफी आसान होगा। चलिए मैं इस पर चर्चा करता हूं, इसको मैं आपको एक लैंग्वेज तक ही सीमित नहीं कर देना चाहता हूं, बल्कि आपके माइंड में एक फिट कर देना चाहता हूं काफी अच्छे वे में, जो आपको आगे चल के परेशानी ना करे। ये हिंदी वर्ड आपको कुछ सिखाता है, ये हिंदी वर्ड से कुछ आपको बाहर खींचना, कुछ पॉइंट को जो आपके लिए काफी यूज है, ठीक है। तो चलिए भाई मेरे, यदि मैं बता रहा हूं कि मूल का दोनों प्राकृतिक बताना, कोई भी द्विघात समीकरण में प्राकृतिक बताने के लिए हमें विवेचक के पास जाना पड़ता है। किसके पास जाना पड़ता है, विवेचक के पास। और याद रहे उसके लिए शर्त क्या कहता है कि यदि d बराबर 0 हो, यदि d बराबर 0 हो तो उस कंडीशन में दोनों मूल वास्तविक होगा एवं बराबर होगा। वास्तविक का मतलब हुआ 1 2 3, जैसे कोई भी वास्तविक संख्या होता है 1 2 3, ये इस तरह का हो सकता है, ठीक है। और यदि और एवं बराबर होगा, दोनों x का वैल्यू इक्वल आएगा, और d > 0 यानी धनात्मक हो जाए d का मान, तो उस कंडीशन में दोनों मूल तो वास्तविक होगा, पहला कंडीशन वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा कि असमान होगा, 1 2 आ गया तो दूसरा 3 आ गया, जिसको असमान के नाम से जानते हैं। अब d < 0 यानी ऋणात्मक वाले वैल्यू में अगर d आ गया, d जो है बिल्कुल जो है निगेटिव में चल गया, तो उस कंडीशन में दोनों मूल काल्पनिक होंगे, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस द्विघात समीकरण का हम मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। और
यही उसका तरीका है मूल की प्रकृति को बताने के लिए। यदि इस चीज को आप जान लेते हैं तो समझिए आपका आज के क्लास में 50% द्विघात समीकरण को आप समझ गए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हुआ। एक बार फिर से मैं ये बात पर चर्चा करना चाहता हूं मेरे भाई कि इस कंडीशन को मेन समझना है, विवेचक क्या कहता है। यदि विवेचक के आप कंडीशन को समझ गए तो आसानी वे में मूल को बता सकते हैं प्रकृति, और प्रकृति के साथ आगे पूछ देगा कि मूल कैसे ज्ञात किया जाए तो वो चीज भी बता सकते हैं। चलिए हम समझते हैं कि यदि d बराबर 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक होगा। यदि d बराबर 0 हो, याद रहे यहां पर कि दोनों मूल वास्तविक होगा। यदि धनात्मक जो होगा बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, यानी वास्तविक रूप होगा। तो ये बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है तो दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। इतनी बात समझ गए। दूसरा कहते हैं d बराबर 0, तो बराबर 0 तो यानी बराबर होगा, दोनों का मूल क्या होगा, बराबर। इससे आप क्या होगा कि आप तरीका थोड़ा सा क्लू मैं बता दे रहा हूं, जिससे d बराबर 0 की कंडीशन में क्या यूज होता है, ग्रेटर देन में क्या यूज होता है, लेस देन में क्या हो, वहां पर थोड़ा छाटना आसान हो जाए। आप हमेशा ये जान लो कि जहां लेस देन मतलब d का मान आ गया, d का मान 0 से भी कम आ गया, निगेटिव में आ गया, तो उस कंडीशन में आप जान लो कि पेन और कलम को माथे को दौड़ाना ही नहीं है, क्योंकि उसका मूल का प्राकृतिक निकलेगा नहीं, उसका निगेटिव में चल जाएगा। यदि d ग्रेटर देन 0 होगा तो दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक होगा एवं असमान होगा। तीसरा कंडीशन d बराबर 0 तो दोनों मूल वास्तविक होगा और बराबर होगा। यही इसका क्लू है और यही इसका बेस था। मैंने चाहा एक अच्छे वे में आपको बता दूं ताकि यदि आप यही पॉइंट को अगर याद करते हैं और माइंड में फिट कर लेते हैं, रटना नहीं है बल्कि समझ के तरीके से आप अपने माइंड को विकसित कर देते हैं यहाँ तक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में या आगे चल के मैथ में इस क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब क्या होता है, अब आपको टेंशन दो रहा होगा कि ये दोनों मूल क्या होता है, ये दोनों मूल क्या होता है। तो आइए भाई मेरे, मैं ये बताता हूं आपको, ये भी टेंशन को मैं दूर कर देता हूं जब तक आप अच्छे वे में इसे स्क्रीनशॉट ले लें या इसे कॉपी में राइट डाउन कर लें। चलिए, उम्मीद है कि आप मेरी बात को मानते होंगे। चलिए, इसे हटा देता हूं। अब ये दोनों मूल को मैं बता रहा हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि हिंदी वर्ड को मैंने मैथ को रटा, नहीं बल्कि मैथ को समझा। दोनों मूल का मतलब हुआ एज एग्जाम्पल के तौर पर x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। यानी ये फॉर्म तो पूरा आपको दिख रहा होगा कि भाई मेरे कि ये द्विघात समीकरण का एक शकल दिख रहा होगा। अब आपको कैसे दिख रहा होगा ये भी बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो लिखे थे एक्स स्क्वायर लिखे थे प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पर ए का काम जो कर रहा है, एक्स के कोफिशिएंट को, एक्स के गुणांक को हम ए के नाम से जानते हैं, तो एक्स के गुणांक में ए के नाम से जानते हैं। एक्स के गुणांक के आगे कुछ ना तो कितना है, 1 है। अब बी के जो किसको कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, तो एक्स के आगे कितना मेरे भाई, 2 है, तो 2 बी हुआ। अब बाकी जो बच गया वो अचर पद है, यानी जिसको हम लोग सी कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। इतना बात तो आप कर लेंगे। डी बनाने से पहले, डी निकालने से पहले ये पैटर्न को आपको सजा लेना है, तभी डी को निकालना आसान होगा। और यदि ऐसे पैटर्न को नहीं सजाते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में क्या होगा कि आपको बनाना जो है स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप ये शो कर देते हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल जो है तरीके से चलेंगे, आपको परेशानी नहीं होगा। इतना आप कर देंगे। अब मैं बताने ये जा रहा हूं भाई मेरे कि ये मूल का मतलब क्या, दो मूल क्यों निकलता है। तो याद रहे कि इसमें पावर जो 2 होता है, इसमें पावर 2 होता है और इसी कारण इसका नाम होता है द्विघात, और इज इक्वल टू 0 होता है तब आ जाता है समीकरण। इतनी बात समझ गया। तो याद रहे जब पावर में 2 होगा तो इस पूरे समीकरण का मान 2 मूल में आएगा, यानी इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 2 आएगा। एज एग्जांपल पर मान लिया कि इसका एक वैल्यू 1 आया तो एक वैल्यू 2 आएगा, ठीक है, या कुछ भी आ सकता है। तो आप इतना ध्यान में रहें, जो वहां पर यदि d बराबर 0 हो तो कंडीशन कहता है विवेचक का, द्विघात समीकरण में विवेचक का रूल ये बताता है, तो वहां पर दोनों मूल वास्तविक होंगे। और वहां पर कह रहा था कि बराबर होंगे जब d बराबर 0 हो तो वही दोनों मूल का मैं चर्चा कर रहा हूं कि वहां पर 2 मूल निकलेगा। x का मान जो आएगा 2 आएगा, x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा, अब देखो जब इसको हम सॉल्व करते हैं मेरे भाई तो वहां पर क्या होगा कि x स्क्वायर माइनस 1 आ जाए इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 1, x स्क्वायर बराबर 1 है तो x बराबर रूट 1 आ जाएगा। तो रूट से बाहर जब भी निकलेगा प्लस गुने प्लस और माइनस के रूप में, तो पता ही चला कि x 1 है लेकिन इसका मान कितना है, 2 आया। इसका मान एक आया 1 पॉजिटिव और एक आया 1
निगेटिव। तो हम पता लगाते हैं, इससे मुझे पता चला कि वहां पर दोनों मूल का जो चर्चा किया था डी में, इस बात को हम समझ गए। यहां तक किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये दो मूल क्या होता है। ऐसा आपको नहीं लगे कि सर आपने मुझे रटा दिया, आपने मुझे बाय क्वेश्चन बाय बुक आपने वहां पर समझा दिया, नहीं, बल्कि एक मैं मतलब एक अच्छा वे चुना, एक अच्छा मतलब आपका भाषा चुना और उस भाषा में आपको मैं समझाना चाहता हूं कि x का मान जो है हमेशा द्विघात समीकरण में वो 2 आता है, इसीलिए उनके दो मूल पर काम होता है। इतनी बात तो समझ गया। अब आइए हम लोग बनाना शुरू करते हैं, इसके मूल क्या होता है, विवेचक क्या होता है। तो चलिए अब यहां पर जब आप ये चीज को समझ गए तो हम इसका डी निकालने जा रहे हैं और इसकी पूरी द्विघात समीकरण का प्राकृतिक बताने चाह रहे हैं, इसका नेचर बताने जाते हैं। जैसे हर चीज का नेचर होता है, चाहे वो इंसान हो या इंसान के अलावा दुनिया का कोई भी धरती पर रहने वाला चीज हो, सबका एक अपना अपना प्रकृति होता है, अपना अपना क्वालिटी होता है। उसी तरह से द्विघात समीकरण का क्वालिटी होता है। तो जब ये समीकरण आपके सामने, तो इसका क्वालिटी है क्या, यानी डी बराबर 0 है या डी ग्रेटर देन 0 है या डी लेस देन 0 है। यदि दोनों में से तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को अगर फॉलो करता है तो वहां पर उसके बाद हम कैसे स्टेप को चुनेंगे, उसके बाद हम कैसे जाएंगे। मूल की प्रकृति जो है, मतलब मूल ज्ञात करने से पहले इसकी प्रकृति के पास जाना पड़ता है। प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं तो काफी आसानी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए डी बराबर फॉर्मूला होता है मेरे भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना होता है। अब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, इसीलिए मैंने ए और बी सी को उसके से बाहर निकाला ताकि आसानी में से पुट करके सुट कर दें। बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब माइनस 4, ए का वैल्यू कितना मेरे भाई 1 है और सी का वैल्यू कितना मेरे भाई 1 है, ठीक है, इतना है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पता ही चला प्लस माइनस यहाँ कट गया, 0 आया, यानी डी का वैल्यू जो आया मेरे भाई वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 0। डी का वैल्यू जो मेरे भाई देखने को क्या मिल रहा है, 0। तो इससे मैंने बताया था कि यदि डी बराबर 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल वास्तविक पॉजिटिव वे में होंगे, 1 2 3 जो भी हो सकता है पॉजिटिव वास्तविक के रूप में, और साथ ही साथ क्या होंगे कि बराबर होंगे, दोनों मूल वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे। एज एग्जांपल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो भाई मेरे एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया मेरे भाई। इसको जब जब हम लोग द्विघात समीकरण, जब विवेचक नहीं जानते थे, जब हम लोग जो है क्या कहते हैं मूल नहीं जानते थे, तो उस कंडीशन में हम लोग अपने 9th क्लास के रूल को पढ़ा होगा कि हम लोग क्या कहते थे कि एक्स स्क्वायर है प्लस मान लिया 4x है और प्लस 2 है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं द्विघात, इसके मूल को ज्ञात, एक्स के वैल्यू को गुणनखंड विधि जानते थे कि ये इससे गुना होता था, यानी 2x स्क्वायर होता था और ये 4x होता था। ये कंडीशन को करने के लिए यहाँ पर जोड़ो तो ऐसा लाओ 4x है और गुना करो तो ऐसा लाओ कि 2x स्क्वायर, यही रूल को फॉलो करते थे। उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे कि x प्लस x हो जाएगा तो 2x आ जाएगा ये वाला, और x मल्टीपल x प्लस x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा ने, और बीच में जब जोड़ेंगे x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये पूरे पैटर्न को मेरा मेथड फॉलो कर रहा है, तो ये प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। आपको मैं समझाना ये चाहता हूं कि ये d बराबर, ये कंसेप्ट सही है या गलत है। यानी d बराबर अगर 0 हो तो मूल वास्तविक और होगा और बराबर होगा, या सच बात है या नहीं है, या सिर्फ बुक में लिख दिया। बशर्ते मैं आपके सामने ये चीज को पूरी तरह से माइंड में फिट करना चाहता हूं कि जब आपको d बराबर 0 है तो वास्तविक होंगे और मूल बराबर होंगे, तो वो चीज को मैं समझा देना चाहता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उस कंडीशन में जब ये 0 हो गया तो हम ये यहाँ पर x कॉमन लिया तो x प्लस 1 हो गया, प्लस 1 कॉमन लिया x प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब देखते चलेंगे x प्लस 1 फिर हम यहाँ पर कॉमन ले लिया तो ये हो गया x प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। पता ही चले x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, यानी x का वैल्यू -1, इधर भी x का वैल्यू क्या आ गया -1। ऐसे कंडीशन में दो ठो x का पद मतलब टर्म निकलता है जो कॉमन होता है, एक इसका इज इक्वल टू 0 लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर 0 लेते हैं। तो इससे पता ही चला कि यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे दोनों मूल, और साथ ही साथ बराबर होंगे। आपने सिद्ध करके मैंने आपको दिखा दिया कि मैं झूठ कह रहा था या सच कह रहा था, या आपके बुक में सिर्फ लिखा हुआ था, इसका प्रयोग था कि नहीं था, मैंने वो सारी चीज को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि ताकि अच्छे वे में आप समझ जाएं कि वो मूल का क्या कंसेप्ट है, वो d का क्या कंसेप्ट है, मूल वास्तविक और जो है काल्पनिक का क्या कंसेप्ट है। इसी
इसी चलते मैंने सारी चीज़ को एक अच्छे वे में आपके सामने बनाना चाहा और काफ़ी आसानी वे में बना दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए इतनी बात जब समझ गए, अब आइए हम इस तरह का जब बेसिक क्लास हो गया कुछ देर, तो अब इस पर थोड़ा सा काम करना शुरू कर लेते हैं। इस पर कुछ टॉपिक को, कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न पर थोड़ा सा काम करते हैं। क्या काम करते हैं आइए देखिए, आप मेरे साथ बने रहें। सिर्फ मैं आपको चीज़ को बताऊंगा कि कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, वो सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। आपके सामने मैं जो है कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बुक का क्वेश्चन, यदि इतनी चीज़ को आप जान लेते हैं तो आइए आप क्वेश्चन के पास आइए। भाई मेरे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि a² प्लस bx है और प्लस c है इज इक्वल टू 0 है, तो इस कंडीशन में d के लिए फॉर्मूला होता था b² माइनस 4ac होता था ना। और याद रहे कि ये फॉर्मूला तो हम लोग द्विघात समीकरण में जानते हैं आगे चल के, लेकिन इससे पहले आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो वहाँ पर क्या था कि मतलब गुणनखंड विधि द्वारा x के मान को ज्ञात करते थे, मूल्य ज्ञात करते थे। लेकिन अब ये विधि जब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वैसे वैसे चीज़ों का मतलब परेशानियां भी आपके सामने बड़ा आता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि वैसे उसको झेलना है। तो उसी तरह से जब आप बड़े क्लास में चले गए तो अब वहाँ पर बड़े तरीके से सीखना पड़ेगा, तभी मजा आएगा चीज़ों को समझने में। अब यहाँ पर d बराबर b² माइनस 4ac हो गया। उसी में क्या होगा आगे चल के आपको मिलेगा कि मूल के लिए फॉर्मूला होता है, x के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस होता है और रूट d होता है। ठीक है, बटा क्या होता है, 2a होता है। माइनस b प्लस माइनस रूट d बटा 2a होता है। इसका मतलब ये फॉर्मूला से कहना ही चाहता है मेरे भाई कि यदि इसको आप ज्ञात करना जान गए हो और उस ज्ञात के, तो यहाँ पर इसके लिए डायरेक्ट एक सूत्र होता है, विदाउट गुणनखंड विधि द्वारा हम बिना छेड़छाड़ करे ऐसे सूत्र को यदि फॉलो करते हैं तो हम आसानी वे में ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि मैं इस पर भी कुछ प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं ताकि आपका इससे भी टेंशन फ्री हो जाए। बिल्कुल जो है आप टेंशन फ्री मूड में पढ़ें, कोई ऐसा मैं आपको टॉपिक में प्रश्न में कोई चीज़ मैं नहीं छोड़ने वाला। भाई मेरे x बराबर फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट d बटा 2 है। अब ये चीज़ फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, ये क्या होता है माइनस b, ये क्या होता है प्लस माइनस, ये रूट d क्या होता है, 2a क्या होता है। ठीक है, आपको मैं समझा रहा हूँ। भाई मेरे, अभी जैसा मैंने बताया x² प्लस 2x हुआ प्लस 1 बराबर 0 हुआ, उसमें a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 2 आया और c का वैल्यू 1 आया ना इतना। उसमें पता ही चला कि d के लिए फॉर्मूला b² माइनस 4ac हुआ। ठीक है, तो b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a के जगह 1 और c के जगह 1, पता ही चला 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आगे प्रोसेस को बढ़ाया तो d बराबर 0 पाया ना। तो ये चीज़ को मैंने सीखा। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट जब d बराबर 0 आया तो अपना जो है याद रखा द्विघात समीकरण का विवेचक से रिलेटेड बात को कि यदि d बराबर 0 आता तो दोनों मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ये चीज़ को जाना, जब ये चीज़ को जान लिया तो आगे चल के क्या कहेगा कि मतलब बिना गुणनखंड विधि द्वारा मूल्य बताएं, इसका मूल्य क्या होगा, यानी x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग जो है ये फॉर्मूला को लगाएंगे। उस कंडीशन में कौन फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट d बटा 2a लगाएंगे। अब ये इसके लिए क्या होता है याद कर रखे मेरे भाई कि x बराबर एक फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस रूट d बटा 2a होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला x बराबर होता है माइनस b और माइनस रूट d और बटा जो होता है 2a होता है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था कि x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट d और बटा 2a होता है। तो याद रहे ये प्लस माइनस है, तो इसका मतलब ये कर रहा है कि एक बार इस तरह का होगा प्लस में और एक बार माइनस में होगा। ठीक है, आगे वाला से बदलेंगे नहीं, आगे वाला माइनस है तो दोनों प्रकृति में मूल्य की ज्ञात करने वैल्यू में दोनों के आगे माइनस रहेगा। लेकिन सेकंड स्टेप के लिए क्या होगा कि प्लस और माइनस है, तो यानी एक बार प्लस से और एक बार माइनस से, एक बार प्लस से और एक बार किस से, माइनस से। यही एक कंडीशन सिखा रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये देखो भाई, अगर फॉर्मूला हम चलते हैं, इसको निकालते हैं तो मेरा बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, चलिए अभी हम ये फॉर्मूला ही चलते हैं। अब यहाँ पर मूल्य निकालने जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो माइनस b का वैल्यू कितना है, माइनस 2 है, तो ये अगर 2 के आगे माइनस प्लस है, रूट d का वैल्यू कितना निकाला है, 0। ठीक है, 0 बटा 2a का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1 है, 1 निकाला। अब ये माइनस 2 0 से 0 हो जाएगा, बटा 2 आ जाएगा, माइनस 2 बटा कितना 2 आया, पता ही चला माइनस 1।
इतनी काम तो समझ गए। इससे पता ही चला कि x का जब पॉजिटिव रखा रूट डी तब उसका वैल्यू पाया -1, मूल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, प्रकृति के बाद। अब हम क्या करते हैं कि x का जब निगेटिव रखते हैं तो ये माइनस भी, तो यानी -2 हो गया, और ये माइनस रूट डी का वैल्यू 0 और बटा 2 मल्टीपल 1, यहाँ पर -2 और ये हो गया, ये 2 हो गया, -1 हो गया। पता ही चला कि x का वैल्यू जब प्लस में रूट डी रखा तो भी -1 आया, माइनस में रूट डी रखा तो भी -1 आया। इससे पता ही चला विदाउट गुणनखंड के मतलब जरिए भी, विदाउट गुणनखंड की सहायता से भी हम मूल को ज्ञात करना हमें आसान है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू सूत्र से, ठीक है। यानी हम बिना गुणनखंड जानते हुए भी यदि ये प्रोसेस को जानते हैं तो हम आसानी वे में उसको डील कर लेंगे, कहीं पर किसी तरह का इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये मेथड को समझेंगे कि ये मेथड लिखा तो ये क्या कहना चाहता और ये क्या कहना चाहता। यदि ये चीज़ को आप समझ जाते हैं तो काफ़ी आसानी वे में बना देंगे। तो चलिए अब मैं आपके सामने द्विघात समीकरण का है, मतलब समझिए 80% बात को समझा दिया, 80% बेस क्लास को मैंने बता दिया। अब कहीं पर कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भली भांति समझ गए होंगे कैसे चीजों का अरेंजमेंट होता है, कैसे हम बाहर निकालते हैं, वो सारी चीज को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर कुछ काम करते हैं। काम क्या करते हैं कि आपके प्रश्न में क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको बताना है कि मूल की प्रकृति क्या होगी। द्विघात समीकरण दिया रखेगा और उसमें बताना है मूल की प्रकृति। जैसा कि मैं आपके सामने बुक का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन है कि 2x² है मेरे भाई, और यहाँ पर है -3x है और प्लस कितना 5 है, ठीक है। तो इसमें बताना है मूल की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति का मतलब पूछा तो डी तक ही काम करना, मूल्य की प्रकृति पूछा तो डी तक ही काम करना। या ऐसा ना कि डी के बाद आप मूल ज्ञात करने लगो, नहीं, एक जैसे क्वेश्चन पूछ रहा वैसे हमें भी चलना। यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल की प्रकृति बताएं तो इसका मतलब आपका माइंड में सेटअप होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हर हाल में इसको डी देना। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल की प्रकृति के बाद इसकी मूल को ज्ञात करना है तो 2 स्टेप है कि पहला प्रकृति बना लिए फिर मूल ज्ञात करिए। मेरी बात को समझ गए होंगे, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं हुआ होगा। चलिए अब जब समझ गए तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि जो अरेंजमेंट चलते हैं कि a का वैल्यू x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, a का वैल्यू 2 है, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और यहाँ पर बाकी जो बच गया उसको c कहते हैं। इतना कर दिया, ये डाटा को लिख दिया। अब हम लोग जान रहे हैं मूल के लिए, प्रकृति के लिए हम लोग क्या जान रहे हैं, विवेचक यानी d बराबर फॉर्मूला b² - 4ac होता है। इतना कर देंगे तो b का वैल्यू कितना मेरे भाई -3 है तो -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना मेरे भाई 2 है और c का वैल्यू कितना 5 है। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 5 40 हो गया। पता ही चला कि इज इक्वल टू 40 में से 9 गया तो 31 में माइनस में बचेगा, ठीक है। यानी d बराबर -31, d बराबर क्या आया -31। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब d बराबर -31 आया तो इससे पता ही चला कि d जो है मतलब अकॉर्डिंग टू विवेचक के हिसाब से लेस देन 0, यानी d का मान 0 से बिल्कुल कम है। तो इस कंडीशन में हम रूल ये पढ़े हैं कि जब d का मान 0 से कम हो, जब d का मान 0 से कम हो तो मूल इसके दोनों मूल काल्पनिक होंगे, यानी इसको निकालना असंभव है, काफी मुश्किल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक होंगे। दोनों मूल क्या होंगे मेरे भाई, काल्पनिक होंगे। और जब जो चीज़ काल्पनिक होता है तो उसे निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे अगर आप सपना देखते हैं तो सपना देखना जो है बताया जाता है कि वो काल्पनिक बात है, वो हकीकत नहीं है। ऐसा नहीं कि सपने में आपने देखा कि मेरे नाम जो है मतलब ताजमहल हो गया तो सुबह आप उठे, तो ऐसा नहीं कि लोग आपको पूरी तरह से मीडिया वाले आ गए और बोले कि सर आपको ताजमहल मिल गया, आप क्या कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं, वो ताजमहल बिस्तर तक ही है, सुबह होते ही फिर होता है मुमताज महल, यानी उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए यानी d का मान लेस देन 0, तो यही इसकी प्रकृति बताई गई। पता ही चला आगे काम करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका काम पर जो है अब आगे ही जब बॉन्ड कर दिया गया तो हम उसे बनाना मुश्किल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि 2x² है, ठीक है, 2x² है और -4x है और +3 = 0 है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि
2x² माइनस 4x है अब प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको बनाने से पहले a का वैल्यू कितना 2 होगा, b का वैल्यू -4 होगा और c का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। इतना डाटा को मैंने कलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि बेशक d बराबर b² माइनस 4ac होगा ना। तो b का वैल्यू कितना -4 का स्क्वायर और -4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और -4 दूनी 8, 8 तिया कितना 24, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 चौके 24। पता ही चला कि 16, 8, 24 ये माइनस में, यानी d का मान या बराबर -8 आया। तो पता ही चला कि d लेस देन 0। यहाँ पर भी इसके मूल को बताना असंभव है, यानी इसके मूल भी दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, क्योंकि इसकी प्रकृति ही बता दी। प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि कोई इंसान के अंदर की फितरत, और वह जब फितरत बता देता है, जैसे कोई आपने देखा होगा कोई आदमी होता है किसी को कह देता है कि आदमी आगे नहीं बढ़ जाता, यानी उसके अंदर की भावना को वो समझ जाता है और सच में वो आगे नहीं बढ़ जाता। उसी तरह से हमने इसके पॉइंट को समझ लिया कि अब इससे काम करने का कोई मतलब, ये आगे चल के बड़ा नहीं बन सकता, इस पर कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी डी का मान जो है 0 से कम आया, क्योंकि ये काल्पनिक है। मुझे उम्मीद है इसी तरह से और भी आपके क्वेश्चन होगा आपके बुक में, और इसी वे में आप बना लें। यदि डी का मान लिया कहीं पर आ जाएगा, और यदि यहाँ पर डी का मान 4 आ गया तो इसका मतलब होगा कि डी जो है वो ग्रेटर देन 0। और जब ग्रेटर देन 0 तो उस कंडीशन में मैंने बात बताया कि दोनों मूल जो होंगे वो आपको वास्तविक होंगे और साथ ही साथ असमान होंगे। असमान का मतलब x का एक मान 2 है तो दूसरा मान 3, दो अलग अलग मान निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास को आप अच्छे वे में समझे होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा भाई मेरे, बहना मेरी। तो चलिए, आप अच्छे वे में इसी तरह से एंजॉय करते हुए अच्छे वे में आप पढ़ते रहें, कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको ना हो, सारी चीज़ों को एक अच्छे ढंग से आप अपने माइंड में फिट रखें, ठीक है। और आज के क्लास को मैं यहीं तक एंड करता हूँ। आज का क्लास कैसा लगा आप मुझे, मेरी अपील है कि आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि मैं आपको और अच्छे वे में, यदि कोई त्रुटियाँ रह गई होंगी तो वो भी कमेंट करें और उस पर त्रुटि पर काम करूंगा, अच्छे वे में बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और उसे अच्छे वे में आगे चल के यूज करेंगे। और चलिए, पूरी ईमानदारी, लगन और वफादारी से आप अपने काम को करते रहें, पढ़ना ना छोड़ें। जब तक इस धरती पर रहें तब तक आप पढ़ते रहें। पढ़ने का मतलब ऐसा ना कि स्कूल जाना है कलम कॉपी लेके, पढ़ने का मतलब मेरी जिंदगी ऐसा हो जाए 20 या 25 साल के अंदर में हम वैसे वैसे किताबों से गुण हासिल कर लें कि पूरी मौत तक के लिए, जब तक अंतिम सांस तक के लिए समझो हम सीखते रहें और सिखाते रहें। ये अंदर की क्वालिटी, ये अंदर की भावना हो जाए। वो असल में समझिए कि असल शिक्षा वही है, असल एजुकेशन वही है जो दूसरों को दे, जो अच्छी बात का बोले, जो बुरी बात से रोके। ये सारी भावना आपके अंदर होगा, जो फैमिली के अच्छे ढंग से इज्जत करे, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।